ने छापा मार लिया। दो जज खाए नहीं गए, दो जज ना डर के भाग गए, रंगे हाथों पकड़े गए। देखे ना जस्टिस मजार नकवी साहब लूटमार करते हुए अदालत में बैठे बतौर जज, डाके मारते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? मैं तो यहाँ पे आपके सामने कबाब खा रहा था। इस वक्त हम मौजूद तो हैं, आप भाईजान दो जज खाए हैं आप, और क्या खाने हैं आपने? टिक्के कबाब खाते हैं भाई दो जज खाए हैं आप, नहीं अभी जो रह गया और बाकी भाई अभी एक रह गया, अभी एक रह जजों गया। के पीछे पड़ गए आप हाथ धो के भाई। नहीं मैं हाथ आपका धो मेरा के ख्याल- नहीं हाँ डिस्टर्ब, आपका बारबेक्यू डिस्टर्ब तो नहीं मैंने कर दिया? नहीं वो बारबेक्यू डिस्टर्ब नहीं कर दिया, आपने छापा मार लिया। दो जज खाए नहीं गए, दो जज ना डर के भाग गए, रंगे हाथों पकड़े गए और दोनों डर के भाग गए। इसको क्या समझें, किस तरह को थोड़ा? देखे ना जस्टिस मजार नकवी साहब लूटमार करते हुए अदालत में बैठे बतौर जज, डाके मारते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टी 2 नंबर तरीके से खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो जब उनके पास जवाब कोई नहीं रहा तो वो भाग गए। आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? मैं तो यहाँ पे आपके सामने कबाब खा रहा था और आपने आके जो है ना वो नहीं तो आप क्यों मज़ाहिर साहब के पीछे पड़ गए आप? वो मज़ार साहब के पीछे नहीं, हर बंदे को मज़ार साहब के पीछे पड़ना चाहिए था। ये तो नहीं बनता कि एक जज जो है उसके सामने लोग आते हैं, उसकी अदालत में इंसाफ लेने के लिए, पता चले जज ने दूसरे पासों पैसे पड़े इन्हें। ये तो नहीं होना चाहिए। काई साहब आज की प्रोसीडिंग में पूछ रहे थे कि आपके पीछे तो कोई नहीं है, अकबर बाबर से पूछ रहे थे, तो आपके पीछे तो? मेरे पीछे पूरी पाकिस्तान की अवाम है, पूरे पाकिस्तान की अवाम है मेरे पीछे। तो ये एसेट्स उनके आपने कब स्कैनर लगा के इकट्ठे करने शुरू किए? ये एक तवील मेहनत है, बड़ी तवील मेहनत। जब वो माशाल्लाह से हाईकोर्ट के जज थे तब से उनकी पोस्टें चल रही हैं कि आपको जूनियर चीफ जस्टिस कहा जाता था। निका चीफ जस्टिस, निका जस्टिस मजार नकवी साहब मुझे छेड़ते होते थे, अक्सर टॉन्ट करते होते थे निका चीफ जस्टिस बन। तो ये वो, और फिर उन्होंने एक दफ़ा क्लैप करवा दी थी, खिलाफ नारे लगवा दिए मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ। उसके बाद आप नहीं गए? हाँ, उसके बाद ये मैं पोस्टों से पढ़ा है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं अशफाक साहब, दुनिया टीवी के, उन्होंने ये पोस्ट किया था। उन्होंने आज ट्वीट लगाई हुई थी, मैंने देखी है वो। ये बिल्कुल ऐसा वाकया हुआ था कि मैंने उसे रीट्वीट मारा है, मैंने रीट्वीट किया उसे। वो भी एक फ्रॉड था ना। वो फ्रॉड ये था कि जस्टिस मजार नकवी साहब की अदालत में एक ना वो साफ पानी कंपनियों वाला जो केस था ना वो चल रहा था। तो वो केस किसी और के पास लगा हुआ था, लेकिन जस्टिस मजार नकवी साहब ने अपनी अदालत में लगवा लिया। क्यों लगवा लिया? क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक उस वक्त हमें पता था कि जस्टिस मजार नकवी साहब ना वो चाहते थे कि मेरे बेटों को ना वो लीगल एडवाइजरी दी जाए उस कंपनी की, इसलिए वो उस कंपनी का केस अपनी अदालत में लगवा के उनके अफसरान को बुलाकर ना वो करते थे। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो सारे केस इकट्ठे कर दिए। तो जो पहले जज सुन रहा था कानून के मुताबिक वो उसके पास ही जाने थे केस। तो उसके ऊपर फिर जस्टिस मजार नकवी साहब ने अपनी अदालत में चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ जो है ना अपनी अदालत में शेम के नारे लगवाए। उसके बाद फिर हम कभी उसकी अदालत में गए नहीं। फिर आप नहीं गए? नहीं तो ये तो बुग़्ज़ नहीं आपका एस्टेब्लिश हो जाता? आप उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मैंने वकील बन जाना है, या उस वक्त तो आप रिपोर्टर थे? हाँ, उस वक्त तो मैं रिपोर्टर था। आप बीइंग जर्नलिस्ट काम कर रहे थे? बीइंग जर्नलिस्ट काम कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे? लेकिन ये रवायत की, आपने भी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। जजेस अपने साथी जजेस के खिलाफ जो है या अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ अपनी अदालतों में नारे, अपनी कमरे अदालत में नारे नहीं लगवाते शेम के। तो ये जब काजी फायज़ ईसा का रेफरेंस फाइल हुआ था तो ये बात बड़ी प्रोमिनेंट हुई थी कि एसेट रिकवरी यूनिट ने जिन ज़राए से मालूमात इकट्ठी की है वो लीगल ज़राए नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसा। तो ये आपकी मालूमात डिक्लेयर्ड थी या आप भी? मेरी मालूमात क्या है? मेरी फ़ोन टेप करते रहे या? मेरी मालूमात क्या है वो तो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर नकवी साहब की ऑडियो लीक सामने आ गई ना, ऑडियो लीक्स उनकी सामने आ गई थी। लेकिन जो जस्टिस परवेज़ इलाही साहब वाली, आबद जुबैरी साहब वाली, जहांगीर जोजा साहब वाली, वो सारी उसमें से पता चल गया ये कैसे। लेकिन कोई फोरेंसिक नहीं हुआ उनका कि वो जेन्युइन उनका था नहीं था? वो तो एक वन ऑफ द रीजन बनी ना, लीगल ग्राउंड कह रहा हूं। वन ऑफ द रीजन थी।
लेकिन जो उन्होंने कैंट के अंदर 2 नंबर तरीके से रजिस्ट्री खरीदी, वो तो कोई भी रजिस्ट्री मोटर से जाके नकल अप्लाई करे मुसद्दका आपको नकल मिल जाएगी। उन्होंने गुलबर्ग की प्रॉपर्टी खरीदी 2 नंबर तरीके से, उन्होंने कैंट की प्रॉपर्टी खरीदी 2 नंबर तरीके से। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 13 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं और उसी खातून की प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसका केस 2012 में बिस्मा वारसी का अपनी अदालत में सुना और उसको 2 नाबालग बच्चों को कंसील करके खरीद रहे हैं। और जब जो उनका एक बच्चा बालग बना के डिक्लेयर करने की कोशिश की, वो उस वक्त बालग था ही नहीं, मालक था ही नहीं, तो जसर मज़ार नकवी साहब को कैसे ख्वाब आ गया था? ये कैसे हो सकता है? 12 की प्रॉपर्टी 22 में खरीदी। 2012 में बिस्मा वारसी खातून का केस जो है वो जस्टिस मज़ार नकवी साहब की अदालत में आया था। वहां से उनके नॉलेज में आई ये बात कि ये कैंट वाली प्रॉपर्टी जो है सेंट जॉन्स पार्क वाली, ये डिफेक्टिव प्रॉपर्टी है। फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाली दावे दायर करवा दिए ताकि उस प्रॉपर्टी को मैं होल्ड करके रखी रखूं। फिर जब कहीं से पैसा आया 2 नंबर तरीके से कमा के इकट्ठा कर लिया, अब पता चला कि मैं यहाँ पे जाके अपना महल बना लेता हूँ, तो उस वक्त अचानक से वो सारे दावे जो है वो वाइंड अप हो गए। वो बच्चा जो है, बच्चे गायब हो गए और जो एक बच्चा था उसको बीच में डाल के 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी खरीद ली। और जिस दिन स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं उस दिन तो वो प्रॉपर्टी बेचने वाला चौधरी शहबाज मालिक ही नहीं है। तो जज साहब को ख्वाब आ गया था। इसको फिर अपने जवाब में मान रहे हैं कि हाँ, मुझे 6 महीने पहले मेरे साथ जाके इस पार्टी ने राब्ता किया। भाई कैसे पता चल गया उन्होंने कि आप इंटरेस्टेड हैं इस पार्टी में, इस प्रॉपर्टी को खरीदने में? आप इस वजह से इंटरेस्टेड थे कि आपकी 2012 से इस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र थी और अब पीछे उसके जो मनी ट्रेल तैयार कर रहे हैं वो सारी फेक मनी ट्रेल है। बताए ना 13 करोड़ रुपया, चले मान लिया जज साहब से 13 करोड़ रुपया इन्होंने खरीदा, कहाँ से आया 13 करोड़ रुपया जी? उसकी ट्रेल नहीं अभी तक, बिल्कुल ट्रेल नहीं है। एक जज की आप मज़ार नकवी साहब की आप सारी जजी की तनख्वाहों के इकट्ठी कर लें और कहें कि इन्होंने ज़िंदगी में इन्होंने अपने बच्चों पे, बीवी पे, हवा पानी पे ये जिंदा रहे हैं, फिर भी इतने पैसे नहीं बनते। 13 करोड़ की अमाउंट फिर भी नहीं बनती। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 13 करोड़ में खरीद रहे हैं और उस 13 करोड़ की भी मनी ट्रेल नहीं है। ये लोगों से रसीदें पूछते थे, आज दे ना अपनी रसीदें, भाग क्यों गए? फेस करते ना, यही जस्टिस है। नहीं फेस करते तो आपने क्या अज़ाइम बना रखे थे? फेस तो करते ना, आपका क्या प्लान था? आपने तो कोई बताया भी नहीं। प्लान बी क्या है आपका? फाजा प्लान बी तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो भाग गया ना। वो प्लान बी का आपने क्या करना था? देखिए ना, अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद क्या है। मुझे अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं जाके जज साहब को बताऊंगा कि जज साहब मुझे फलां जालिम बंदे ने जो है तकलीफ पहुंचाई है, तो जज मेरा अजाला करेगा। पता चले कि जज पहले ही जालिम को पैसे चुक गया तो मैं दोबारा अदालत जाऊंगा? नहीं दूंगा। ये ग्रीवियंस है। अब बतौर वकील वकालत करनी है तो आगे से पता तो चले कि जज ईमानदार बैठे हुए हैं। अगर जज डकैत बैठे होंगे तो क्या करेंगे? अब काउंसिल जो है वो मैक्सिमम क्या फैसला दे सकती है इसको परस्यू, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने करना है। हमने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा किया कि इसको फाइनल करें यहाँ पर इस प्रोसीडिंग को। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी अदारा है और जब वो इंक्वायरी शुरू करे और पता चले कि जज के खिलाफ तमाम ठोस सबूत रिकॉर्ड के ऊपर आ गए हैं तो एंड पे जज जो है इस्तीफा देकर पतली गली से भाग जाए और उसको पेंशन जो है वो देते रहे और वो सारी जिंदगी पेंशन जो है वो खाता रहे, लाखों रुपए की पेंशन खाता रहे अवाम के पैसे से। गरीब अवाम जो है वो डाकू जजों को पेंशन देने के लिए तो नहीं टैक्स देती। नहीं तो अब मज़ाहिर साहब के साथ तो चलें, आपका प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत थी आपकी, आपने लव लेटर लिख दिया उनको, तो ये इनका क्या है? इजाजुल हसन साहब का क्या मामला है? इजाजुल हसन साहब देखे ना, आप इनसे कब से ग्रैंड याद का आप रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे होंगे? क्या किया आपने, कहाँ से किया इकट्ठा? ग्रैंड याद का वो हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं शाहद असलम साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तफसीली इसको इन्वेस्टिगेट करके इसकी स्टोरी की हुई है, वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। बस फिर वहाँ से एक एक करके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू किए हुए थे और तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। नहीं तो वो अगर यही वजह है, कोई और वजह तो नहीं हो सकती? पॉसिबल तो है ना, कोई और वजह भी हो। एक्चुअली जिसकी जो सबूत मौजूद थे ना, वो ग्रैंड हयात कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 वाले ही सबूत मौजूद थे। ग्रैंड हयात अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा के गए हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उसमें से अरबों रुपए की। आप देखें ना कि वो एक 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी को फाइनल कर रहे हैं आखिरी दिन साकिब निसार साहब के साथ बेंच में बैठ के, और उस वक्त के सीडीए के अफसरान जो है वो इजाजुल हसन पे एतराज़ कर रहे हैं कि आपने तो इस आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने बैंक लोन की गारंटी को रीन्यू करने के लिए इसी ठेकेदार के हक में लिखा है, आप नहीं बैठ सकते बीच में। उसका जो है वो एतराज़ जो रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आज के दिन तक
आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के उस तारीख के उस केस का फैसला ही नहीं रिकॉर्ड के ऊपर आया, और वो बंदा अरबों रुपए कमा के चला गया। वहाँ पे इमरान खान का भी फ्लैट बन गया, अपार्टमेंट बन गया, जजों के भी बन गए, जर्नैलों के भी बन गए, जीरो के भी बन गए, और गरीब आवाम का पैसा कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंटेड केस था सारा। ये सरप्राइजिंग था आपके लिए बीइंग ए कंप्लेनेंट। शायद आप इसको भी फिर कंप्लेन करेंगे फाइल? नहीं, अब तो एजाजुल हसन वाली, अब तो एजाजुल हसन साहब जो है वो रिजाइन कर गए ना। देखिए जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब वाला मामला, अब वो नहीं फोरम, कॉम्पिटेंट फोरम वो नहीं है। कॉम्पिटेंट फोरम नहीं, अब अदारे चाहे अदारों को करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अदारों की बदकिस्मती है कि इस तरह के ठोस शवाहद होने के बावजूद भी वो करप्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, डर जाते हैं। उन्हें फिर इत्तला हो गई थी कि आप करने जा रहे हैं फाइल? मेरे ख्याल में तो उनका, क्योंकि मैंने जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर सुप्रीम जुडिशल किस को पता था कि आप ये फाइल करने जा रहे हैं? एजाजुल हसन साहब को तो 100% पता था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वाली कार्रवाई चल रही थी तो मैंने उस वक्त भी उनके ऊपर एतराज उठाया था कि आप गुलाम महमूद डोगर केस के क्राइम पार्टनर हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के। आपने गैर कानूनी तौर के ऊपर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपने जब 16 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया और आज खुद नोटिस रिकमेंड किया, उस दिन तो अभी 90 दिन की वायलेशन हुई नहीं थी। 14 जनवरी को पंजाब की असम्बली डिसॉल्व हो रही है कि पंजाब असम्बली, और आपको जो है वो 60 दिन पहले ही ख्वाब आ गया कि हुकूमत जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है। ये क्राइम पार्टनर थे, ये पीटीआई को लीड कर रहे थे, ये पीटीआई का अदालती विंग थे। इनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बर्बाद हुआ, और मैंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसमें जस्टिस एजाजुल हसन की मेरे साथ तलख कलामी हुई, और मैंने उनको कहा था कि मैं रोल तक जाऊंगा। तारीख का रोल सेम नहीं होगा कि शहजाद अकबर का जो रोल काजी फाइज साहब के खिलाफ था, वो रोल जजों के खिलाफ आपका है आजकल? मेरे पास कोई ऑफिशियल ओहदा तो नहीं ना जी, आम वकील हूँ। अपने सोर्सेज से, अपनी चीज़ों से, अपनी एफर्ट से चीज़ें इकट्ठे की, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। किसी भी जर्नलिस्ट से कोई भी स्टोरी करता है, आप एक एक डॉक्यूमेंट लेके जब आगे चलना शुरू करते हैं आप कागज़ इकट्ठे कर सकते हैं। अगर तो मैं मशीर एहतसाब हूँ होते हुए अगर मैंने ये काम किए तो फिर तो डेफिनेटली आई एम आम आदमी हूँ, आम कहीं से आशीर्वाद तो मिली होगी। आशीर्वाद ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने केस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अपने फैक्ट्स के ऊपर कि वो कितने मजबूत हैं। आप आज नहीं 10 साल बाद भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के कागजात की पब्लिक डिबेट करवा लें, अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सच्चा निकल आए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो आप ये नहीं, इनके पीछे लगने की वजह क्या बनी? मुज़ाहिर साहब के पीछे सबसे पहले इसकी क्या मोटिव क्या था? मोटिव क्या था कि करप्ट जज है, पूरा पाकिस्तान कहता है ये करप्ट जज है, लेकिन कोई बंदा इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता जी। क्यों नहीं खड़ा होता? यार ये माफिया है। एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनके बारे में कुछ लिखा भी था, कोई रिकमेंडेशन भी मेरा ख्याल। मैं आपको वो वाकया बताता हूँ। वो क्या वाकया? वो वाकया ये हुआ था, ऐसा नहीं, वो भी ऐसा नहीं है, उनका नाम पूरा है। मैं आपको बताता हूँ। एजाज चौधरी साहब थे, एजाज चौधरी साहब थे। जब ये मुज़ाहिर नकवी साहब हाईकोर्ट के जज बने तो उसके बाद इन्होंने कन्फर्म होना था। एजाज चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। एजाज चौधरी साहब ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि मुज़ाहिर नकवी नू जड़ा ना वो तुसी कन्फर्म ना करो। उसके अंदर एक रिकमेंडेशन ये थी कि मुज़ाहिर नकवी साहब जब हाई कोर्ट के जज बने तो उन्होंने 2 हफ्ते बाद ही एक बेल में पैसे उठा लिए हैं। ये शिकायत उस वक्त बार में होना शुरू हो गई थी। वकला के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना जी, वो उनकी बार होती है। बार के अंदर सारे वकला जो है ना वो अपने अपने और जजों की मालूमात, चीज़ें, केसेस चल रहे होते हैं और डिबेट हो रही होती है, और ये चीज़ें बड़ी ये छुपी नहीं रह सकती। नहीं तो अब तीसरा कौन है जिसके पीछे आप लग गए? नहीं, मैं अभी तीसरा कोई नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपके सुनने में आ रहा है, तो ये कोई आम बात नहीं है आजकल। सुनने में आ रहा है कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो भी, उनको अब क्या हो गया? वो भी रिजाइन दे रहे हैं, मैंने सुनने में आ रहा है। ये मुझे इस बात, रिस्पेक्टेड जज हैं, क्या हुआ उन्हें? बहुत काबिल जज हैं, रिस्पेक्टेड जज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि वो भी इसी कोई रिकॉर्ड आपने इकट्ठा कर रखा है? नहीं, अभी तक, आज के दिन तक, आज की तारीख तक कोई नहीं। फिर उन्हें क्या वजह है रिजाइन की? क्या वजह सुनने में आ रहा है ना, देखे ना, ये सारा गैंग जो है, सारा गैंग भाग गया। सारा गैंग जो है वो जब जैसे जैसे उनको आदमी मुनीब साहब तो में भी होंगे, मुझे नहीं इस बात का पता कि क्या आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छुपाया जो हमें नहीं पता और बाद में मीडिया पे आया कि भाई ये भी इन्होंने दाऊद साहब ने काम डाल दिया? कोई नहीं, आज के दिन तक कोई नहीं है, कल आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो क्यों जाएंगे? ऐसी कोई वजह भी नहीं? वो उसकी वजह ये ना कि देखे ना जिस तरीके से दाग भी नहीं है, बेदाग करियर है उनका। नहीं, उनके ऊपर तो बहुत सारे मुनीब साहब के तो बहुत सारे अच्छे फैसले मौजूद हैं, बहुत सारे, आप उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो इशू कोई नहीं है। लेकिन ये वो इस गैंग का हिस्सा थे, इस गैंग का हिस्सा थे। तो आप कहते हैं ना वो दोस्त अपने दोस्तों की कंपनी से पहचाना जाता है, तो जिस तरह के इनके दोस्त है उसी तरह की मैं भी, ये भी हो, चीज़ें निकल आए आगे। अब गुजारिश ये है, इसका मतलब आप कोई फाइल दबा के बैठे हैं नहीं, आज की तारीख में हमें नहीं बता रहे? नहीं, गुजारिश ये है फाहद साहब कि ये जजेस का जो ओहदा होता है ना,
ये इज़्ज़त एहतराम का और ओहदा होता है, ये लूट मार का ओहदा नहीं होता। जस्टिस मुजार नकवी साहब का आप एग्जांपल ले लें कि वो पहले दिन से इन सबूतों का जवाब नहीं दे रहे थे, और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब और नईम अफगान साहब के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि आप बंद कमरों में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नोटिस भिजवा रहे हैं, आप 22 हैं, ये हैं वो। एक दिन कौंसिल की कार्रवाई हो रही थी तो ख्वाजा आरस साहब ने जो है ना वो बड़क मार दी, बड़क मार के कहा कि जी आपने हमें बुलाया क्यों है, हेयरिंग का नोटिस क्यों दिया है, आप ये बंद कमरों में कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप इतने ही फेयर हैं तो आप इसको ओपन करें। वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने उत्थे रोकिया और उन्होंने कहा जी इसको ओपन कर दें। उन्होंने कहा जी कर दें ओपन। ख्वाजा आरस साहब ने ऐसे बड़क मारी, उन्होंने साथ ही उनका स्टाफ अफसर बैठा था रीडर, उन्होंने कहा यार जाके कोर्ट नंबर 1 राजी कर, ऐसे 15 मिनट बाद उत्थे आ रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा आरस साहब के भी पैरों से ज़मीन निकल गई, मज़ार नकवी साहब के भी पैरों से निकली, और दूसरी ओपन कोर्ट के में इन्होंने दूसरी पेशी नहीं इनसे बर्दाश्त हुई और रिज़ाइन करके भाग गए। आप मेरा ख्याल बारबेक्यू करें इससे पहले कि कोई और खबर इस्लामाबाद से आ जाए। आप लाहौर ही रहा करें, आप इस्लामाबाद ना जाया करें। नहीं, अब नहीं जाता। आपका बहुत शुक्रिया कीमती टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।